नॉर्मलाइजेशन लेक्चर नंबर 13 है। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है? नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली बुनियादी तौर पे हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने टेबल्स को डिकम्पोज करते हैं टू अ स्मॉलर टेबल्स। कि हमारे पास एक टेबल हमें गिवन है, हम ये काम करेंगे कि उस टेबल को हम छोटे छोटे टेबल्स के अंदर हम बेसिकली इसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे। और ये ब्रेक डाउन ऑफ टेबल हम क्यों करते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर हमने उनमें से अनोमलीज को रिमूव करना है या किसी और तरह की उसके अंदर अगर कोई एरर आ रहे हैं, कोई मिस्टेक अगर उसके अंदर आ रही है, उस मिस्टेक को ख़त्म करने के लिए हमें उन टेबल्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो बुनियादी जो रीज़न होता है ब्रेक डाउन को, ये होता है कि हम बाज़ों का ऐसा होता है कि एक ही टेबल के अंदर आप लोग मल्टीपल एंटिटीज़ का डेटा एक साथ आप लोगों ने स्टोर किया होता है। तो बेसिकली हमने ये चीज़ शुरू से पढ़ते आए हैं कि जो डिफरेंट एंटिटीज़ होंगी उनका डेटा जो है वो अलग अलग टेबल में जाकर स्टोर होगा। अगर आपने एक ऐसा टेबल बना दिया कि जिसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज़ मर्ज हुई हैं, तो आपने लाजमी तौर पर उस टेबल को नॉर्मलाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल कि आपने एक टेबल बना दिया जिसके अंदर स्टूडेंट का भी डेटा आ रहा है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसी टेबल के अंदर आप लोगों ने टीचर्स का डेटा भी ऐड कर दिया है, टीचर नेम, टीचर आईडी, दो मतलब एंटिटीज़ को आपने इकट्ठा एक ही टेबल के अंदर मर्ज कर दिया है। देन बेसिकली यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है कि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ईच स्टेज और ईच स्टेप रिजल्ट इनटू अ नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन हमारे पास होती है, इसके बेसिकली बुनियादी तौर पर इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और हर एक स्टेप जिस वक्त कंप्लीट होगा तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक न्यू नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो हर एक स्टेप के अंदर, हर एक स्टेज के अंदर आपका वो जो टेबल होगा उसका शेप, उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता रहेगा। जैसे इसके हम आखिरी स्टेज तक, आखिरी स्टेप तक जिस वक्त हम पहुंचेंगे, तो आपके वो जो डेटा फ़र्ज़ कर लें आपके पहले एक टेबल था, तो अब वो एक टेबल से कन्वर्ट हो जाएगा दो या तीन, या मतलब जितने भी टेबल उसके बन सकेंगे डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ anomalies in the table। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट्स इन वेल स्ट्रक्चर्ड स्मॉल रिलेशंस। तो जिस वक्त हम नॉर्मलाइजेशन का स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड हुआ और एक छोटे छोटे रिलेशंस हमारे पास आ जाते हैं। रिलेशंस क्या है? रिलेशंस बेसिकली हम यहाँ पर डेटाबेस की टर्म में टेबल्स को कहते हैं। ठीक है, जैसा कि टपल्स किसको कहते हैं? टपल हम कहते हैं रो को या रिकॉर्ड को। ठीक हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन बुनियादी तौर पे बेसिकली क्या है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर एक स्टेप के एंड पे आप लोग एक नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहुंच जाएंगे। ये नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है, इस चीज़ को भी मैं आप लोगों को गाइड इसके बारे में करूँगा। तो ये बेसिकली क्यों हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ताकि हम एनॉमलीज को रिमूव कर सकें, हम डेटा डुप्लीकेशन को भी हम यहाँ से रिड्यूस कर सकें, या जिस हद तक उसको हम ख़त्म कर सकते हैं वो हम कर सकें। देन हमारे पास इसमें अगर हम आगे मूव करें, देयर आर सम मेन रीजंस फॉर व्हाई डू वी डू नॉर्मलाइजेशन। द फर्स्ट इज टू मिनिमाइज डुप्लीकेट डेटा। हमारे पास अगर डेटा टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट आ रहा है, जैसे कि आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जांपल एक दी गई थी कि डेटा की डुप्लीकेशन हो रही है, रिकॉर्ड जो है वो बार बार सेम इंस्टेंस के रिकॉर्ड बार बार आ रहे हैं, तो ये डेटा की डुप्लीकेशन है। सेकंड इशू यहाँ पे आता है हमारे पास कि हमारे पास डेटा के अंदर अपडेशन के इश्यूज आ रहे होते हैं। अपडेशन अनोमली आ रही है, ठीक है, कोई मॉडिफिकेशन अनोमली आ रही है, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और इसलिए करते हैं कि हमारे पास जो क्यूरीज़ हैं उनको सिंप्लीफाई किया जा सके। क्यूरीज सिंप्लीफाई ऐसे हो सकती हैं आपके पास कि जिस वक्त आपका एक टेबल छोटे छोटे स्मॉल टेबल्स के अंदर डिवाइडेड होगा, मल्टीपल टेबल्स होंगे, तो क्यूरीज लिखना यहाँ पर काफ़ी ईजी होंगी बनिस्बत इसके कि आपके पास एक लार्जर बड़ा सा टेबल हो। ठीक है, तो उस लार्जर टेबल के ऊपर क्यूरीज को ऑप्टिमाइज फॉर्म में लगाना या सिंप्लीफाइड फॉर्म में लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। टू रिमूव द एनोमलीज, ताकि हम एनोमलीज को हम बेसिकली ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये बेसिकली बुनियादी इसके बेसिक रीजंस थे जिस वजह से हम नॉर्मलाइजेशन के स्टेप को हम परफॉर्म करते हैं। और ये नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप हम कब परफॉर्म करते हैं? ये स्टेप उस वक्त परफॉर्म किया जाता है जिस वक्त आप डेटाबेस को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। एक और चीज़, ये स्टेप डेटाबेस को बनाने के बाद भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी डेटाबेसेस हमारे पास इस वक्त मार्केट में इस तरह क्रिएट की गई हैं कि जो नॉर्मलाइज नहीं होती। अक्सर डेवलपर जो है विदाउट नॉर्मलाइजेशन डेटाबेसेस को बना देते हैं और फिर वो डेटाबेसेस जो हैं वो चल रही होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली
हम बाद में भी डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं ताकि जो उसमें से अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं उनके अंदर तो उनको टाइमली क्या है कि हम उनको ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया। तो ये इश्यूज जो हैं ये बाद में भी हम डेटाबेसेस के ऊपर अप्लाई इनको करते रहते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर क्या है कि ये वो नॉर्मल फॉर्म्स को हम पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है? नॉर्मल फॉर्म इज अ स्टेट दैट अ रिलेशन अंडरगोज after applying some sort of rules to eradicate the dependencies and anomalies. There are some type of normal forms in the normalization. तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या है? ये स्टेट है। ये वो स्टेट है कि जिसमें आपका टेबल करंटली उस वक्त मौजूद है। ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी टाइप की हो सकती हैं? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी हो सकती है और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी हमारे पास यहाँ पर ये हो सकती है। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या है? ये आपके टेबल की स्टेट है कि आपका टेबल इस वक्त कौन सी स्टेट में मौजूद है। हमने बेसिकली इन तमाम स्टेट्स में इनको लेकर आना होता है टेबल को अपने। हम नॉर्मलाइजेशन किस पे अप्लाई करते हैं? अपने टेबल्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली ये 5 नॉर्मल फॉर्म्स हैं। बाज़ बुक्स के अंदर 7 दी होती हैं, बाज़ बुक्स के अंदर 6 भी दी होती हैं, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्म मोस्टली जो अप्लाई की जाती है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही अप्लाई किया जाता है और हम भी थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ही जस्टिस को हम अप्लाई करेंगे। तो मोस्टली हमें फोर्थ में या फिफ्थ में जाने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती। ठीक है। तो फर्स्ट 3 नॉर्मल फॉर्म्स हम लोग बेसिकली के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल्स भी हम करके देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी एग्जांपल कराई जाएगी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। आज भी एग्जांपल्स होंगी, आज भी देखेंगे ताकि आप लोगों को ये मज़ीद भी क्लियर हो सके। तो थोड़ा सा इसको पहले 10 से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। So what is basically a first normal form? A relation. Relation, what is relation? A table is said to be in 1NF or in first normal form if it does not have any repeating group and multi-valued attributes. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या चीज़ है? याद रखना है आप लोगों ने, सिर्फ 2 पॉइंट हैं बेसिकली इसके अंदर कि आपके पास हम ये तब चीज़ कह सकते हैं कि टेबल आपका 1NF में है जिस वक्त उस टेबल के अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा या कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। रिपीटिंग ग्रुप के लिए फिलहाल आप लोग इतना आप लोगों को जहन में याद रखना चाहिए कि रिपीटिंग ग्रुप बेसिकली क्या है कि ग्रुप ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। ग्रुप ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज ये भी अभी इसी आज वाले लेक्चर के अंदर एंड के ऊपर हम इसको डिस्कस करेंगे रिपीटिंग ग्रुप क्या चीज़ है बेसिकली डिटेल से। लेकिन अभी तक फिलहाल आप लोगों को क्या चीज़ याद रखनी है कि रिपीटिंग ग्रुप क्या है आपके पास कि ग्रुप ऑफ बेसिकली ये डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या चीज़ है ये आप लोगों को ऑलरेडी ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट ये होता है कि किसी भी इंस्टेंस की एट्रीब्यूट की एक से ज़्यादा वैल्यूज़, जैसा कि एक पर्सन के एक से ज़्यादा सेल नंबर हो सकते हैं। तो सेल नंबर क्या है? इट इज़ अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि अपने टेबल में से रिपीटिंग ग्रुप और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव कर देना है। जब ये 2 काम आप लोगों ने कर लिए देन डेफिनेटली यू विल बी इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप लोगों ने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म पे पहले आ जाओ फिर सेकंड पे चले जाओ फिर फर्स्ट पे आ जाओ। अगर इस तरह करेंगे तो काम जो है वो सारा का सारा गड़बड़ हो जाएगा। देन हमारे पास होगा सेकंड नॉर्मल फॉर्म जिसे हम 2NF भी कहते हैं। अ टेबल इज सेड टू बी इन 2NF इफ इट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट। कि हमारा जो टेबल होगा वो 2NF में उस वक्त हो सकता है जिस वक्त उसके अंदर किसी किस्म की कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है? पार्शियल डिपेंडेंसी हमारे पास ऐसे है कि आपके जो एक तो थी आपके पास प्राइमरी की। ठीक है। तो हमारे पास जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम प्राइमरी की मदद से ही सर्च किए जा सकें। किससे सर्च किए जा सकें? प्राइमरी की मदद से। तो पार्शियल डिपेंडेंसी ये चीज़ होती है आपके पास कि हमारे पास ये पार्शियल डिपेंडेंसी उस वक्त आती है जिस वक्त आप कंपोजिट प्राइमरी की को आप इस्तेमाल करते हैं। कंपोजिट प्राइमरी की क्या चीज़ होती है कि आपके पास एक ऐसी ये प्राइमरी की है जिसके अंदर एक से ज़्यादा आप लोगों ने एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया हुआ है। मतलब फ़र्ज़ कर लें स्टूडेंट आईडी और
स्टूडेंट CNIC। अब इन दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर आप लोगों ने एक कंपोजिट प्राइमरी की बना ली है। तो जो रूल है डेटाबेस का, वो ये डेटाबेस का रूल ये कहता है कि आपके पास जो रिकॉर्ड आप सर्च करने जा रहे हो वो कंप्लीटली तौर पे फुली डिपेंडेंट होना चाहिए आपके, किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, आपके की के ऊपर। ऐसा ना हो कि उस की का कोई जो पार्ट है वो उसको सर्च कर ले। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ। पहले इसको समझने की से पहले ट्राई करें, फिर हम आगे मूव करते हैं, अदरवाइज आप लोगों को समझ नहीं आएगी। पहले फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझें। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम x एंड y सच दैट द वैल्यू ऑफ x1 कैन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ y। फंक्शनल डिपेंडेंसी कंसेप्ट ये कहता है आपके पास कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर x की वैल्यू गिवन है तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटाबेस की टर्म में ये क्या चीज़ है कि आप लेट्स से दैट आपके पास स्टूडेंट आईडी अगर गिवन है तो स्टूडेंट आईडी की मदद से आप बेसिकली क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट आईडी अगर हमें फाइंड दे दो तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टूडेंट का जो है वो नेम हो गया, उसका रोल नंबर हो गया, और उसके जो बाकी जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आप क्या है कि फाइंड आउट कर सकते हो ना। तो इसका मतलब क्या है कि एस आई डी इज़ अ डिटर्मिनेंट ऑफ द दीज एट्रीब्यूट्स। ठीक है, कि x इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ y। मतलब क्या है कि जो x है, x की मदद से आप y की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। तो डेटाबेस में हम ऐसे ही करते हैं ना कि हम एक वैल्यू देते हैं, सर्च वाली वो जो फील्ड होती है उसमें हम एक वैल्यू देते हैं और उसकी मदद से हम दूसरे रिकॉर्ड को हम सर्च आउट करते हैं। ठीक है, दूसरे रिकॉर्ड को हम सर्च करते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास होता है ना। तो अब यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं है, जस्ट यही चीज़ है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम x एंड y। मतलब कोई भी कॉलम की वैल्यू अगर आपको गिवन है उसकी बेस पर आप दूसरे कॉलम्स की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर प्राइमरी की वैल्यू मैं दे देता हूँ, प्राइमरी की का जो कॉलम अगर आपको उसकी वैल्यू गिवन है तो उसकी बेस पर आप पूरी की पूरी रो का डेटा आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये तो था फंक्शनल डिपेंडेंसी। मजीद इसको देखें यहाँ पे, आप जैसे देखें अगर आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर गिवन हो देन यू कैन फाइंड आउट द एम्प्लॉय नेम। सोशल सिक्योरिटी नंबर क्योंकि यूनिक होता है टेबल के अंदर, हर एक एम्प्लॉय का अपना अपना अलग सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। तो अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर आपके पास मौजूद हो देन डेफिनेटली यू कैन सर्च आउट द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर एम्प्लॉय इन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वन एंड ओनली वन एम्प्लॉय नेम फॉर अ specific social security number. So employee name is functionally dependent on the social security number। कि ये जो employee name का attribute है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये functionally dependent है किस पर? social security number पर। ठीक है, अब मजीद इसको डिस्कस हम करते हैं। Functional dependency is a relation between or among attributes such that the values of one attribute depend on or other determined by the other values of other attribute। वो ये कह रहा है बेसिकली कि हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशनशिप है बेसिकली, कि अब अगर आपके पास एट्रीब्यूट ए की वैल्यू अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसकी मदद से आप बी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अगर आपके पास ए की वैल्यू मौजूद है तो आप बी की वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या है, कंसेप्ट है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे अब ये दो एट्रीब्यूट आपको नज़र आ रहे हैं। पहले यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था ए ना, अब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, एक है एम्प्लॉय आईडी और एक है कोर्स टाइटल। तो हम बेसिकली अब दो एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि अब देखें डेट कंप्लीटेड। अब ये कोर्स की एग्जांपल है कि एक स्टूडेंट है या कोई एम्प्लॉय है, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है। अगर मैं आपको ये चीज़ कहता हूँ कि मुझे बताएं कि इस एम्प्लॉय ने ये कोर्स कब कंप्लीट किया, क्वेश्चन क्या है कि इस एम्प्लॉय ने कोर्स कब कंप्लीट किया, तो अगर मैं आपको जस्ट एम्प्लॉय आईडी दे दूँ तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर लोगे कि भाई उसने कोर्स कब कंप्लीट किया? नहीं कर सकोगे, क्योंकि सिंगल एम्प्लॉय आईडी की मदद से हम डेट ऑफ कंप्लीशन कोर्स की हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक एम्प्लॉय जो है वो
एक से ज़्यादा कोर्स पढ़ सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि वो एक कोर्स अगर तो एक कोर्स पढ़ रहा है फिर तो कोई इशू नहीं है। जिस वक्त वो एक से ज़्यादा कोर्स पढ़ेगा तो वहाँ पर फिर हमें कैसे हम मालूम कर सकते हैं ये चीज़ कि उसने कोर्स कब कंप्लीट किया। इसलिए फिर हमें साथ में कोर्स टाइटल भी चाहिए होता है, या कोर्स आईडी कह लें। कोर्स टाइटल को आप कोर्स आईडी भी कह सकते हैं, कोर्स टाइटल की जगह पे हम कोर्स आईडी भी दे सकते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे ना कि सर भाई कौन से कोर्स की आप पूछ रहे हैं, कि किस एम्प्लॉय ने कौन से कोर्स को कब कंप्लीट किया। तो इसलिए हमें यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स को यहाँ पर मिलाना पड़ रहा है। तब हमारे पास क्या आ रही है, डेट ऑफ कंप्लीशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखें यहाँ पर ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी है, पार्शियल डिपेंडेंसी में इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की बेसिकली वायलेशन हो रही होती है। पार्शियल डिपेंडेंसी बेसिकली क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। बेसिकली हम लोगों ने अपने टेबल्स के अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसी को अचीव करना होता है। जो नॉर्मलाइजेशन का गोल है, व्हाट इज द गोल ऑफ द नॉर्मलाइजेशन? द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज बेसिकली टू अचीव द फुली फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, फुली फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने बेसिकली वहाँ पर क्या है कि हमने हासिल करने हैं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इस चीज़ को वायलेट कर रही होती है, इस कंसेप्ट को। वो ऐसे है कि अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि एम्प्लॉय आईडी और कोर्स टाइटल ये दोनों क्या हैं, कंपोजिट प्राइमरी की है। क्या चीज़ है? कंपोजिट प्राइमरी की। तो हमारे पास यहाँ पर आपको अभी ये चीज़ बताई है, याद रखनी है कि डेट ऑफ कंप्लीशन जो है ये इन दोनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर, मतलब एम्प्लॉय आईडी भी हमें देनी पड़ेगी और कोर्स टाइटल भी हमें देना पड़ेगा, देन हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। ये है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास अगर ऐसी अभी अगर ये चीज़ होने लग जाए कि फ़र्ज़ कर लें अगर मैं सिंपल कोर्स टाइटल दूँ, तो अगर मेरे पास को सिर्फ कोर्स टाइटल देने से भी डेट ऑफ कंप्लीशन आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्शियल डिपेंडेंसी मेरे टेबल में आ रही है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय आईडी दूँ फिर भी मेरे पास रिकॉर्ड आ रहा है, तो ये भी क्या चीज़ है, ये भी मैं पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पर आ रही है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है कि अगर आपका रिकॉर्ड जो है, ये जो आपका रिकॉर्ड है एरो की राइट साइड पे, ये जो आपका रिकॉर्ड है, अगर ये आपकी कंपोजिट की के किसी पार्ट की मदद से भी आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू आपने दे दी, उसकी मदद से भी आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, देन इट इज़ बेसिकली द पार्शियल डिपेंडेंसी इन योर टेबल। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने ख़त्म इसको भी करना है कि आपके टेबल के अंदर पार्शली डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऑल द एट्रीब्यूट्स मस्ट बी fully functional dependent on which attribute? They all must be fully functional dependent on your primary key। तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स किस पे डिपेंड कर रहे हो, प्राइमरी की के ऊपर। ठीक है, पॉइंट याद रखना है, ऑल attributes must be fully functional dependent on primary key। ठीक है, तो तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स को फुली फंक्शनल डिपेंडेंट होना किस चीज़ के ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। दिस कंसेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड द फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर क्या होता है कि वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर आप लोगों को उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की मज़ीद इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अच्छा ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी बहुत ही क्लियर हो गई होगी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये एक और डिपेंडेंसी है। इसमें आपके पास क्या चीज़ है कि अब बहुत थी पार्शियल में क्या चीज़ थी कि आपके पास एक कंपोजिट की एट्रीब्यूट था, उसके पार्ट के ऊपर बाकी एट्रीब्यूट्स जो थे वो डिपेंड कर रहे थे। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी में ये चीज़ होती है कि आपके पास नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। नॉन की मतलब कि वो की एट्रीब्यूट्स नहीं है, जस्ट वो सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन उनकी मदद से भी आप जो ना डेटा को सर्च कर पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये भी गलत है, इस चीज़ को भी आप लोगों ने रिमूव करना है। इफ़ अ नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट देन इट इज़ बेसिकली कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। कि एक नॉन की एट्रीब्यूट की मदद से अगर आप दूसरे किसी और नॉन की एट्रीब्यूट की वैल्यू को फाइंड आउट कर पा रहे हो या सर्च कर पा रहे हो, देन इट इज़ बेसिकली द transitive dependency, then also you have to remove it from your table, so otherwise it will cause uncertain problems and the issues।
तो अब यहाँ पे गौर करने की ट्राई करें थोड़ा सा कि अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये देखें, ये टेबल है, इसके अंदर ये देखें। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल इसने दी हुई है इसकी अपना, अगर नीचे सेकंड डायग्राम को देखें यहाँ पे एम्प्लॉय 2 वाली। अब पहले यहाँ पे एग्जांपल उसने पार्शियल डिपेंडेंसी की दी हुई है कि एम्प्लॉय आईडी की मदद, अब देखें कोर्स टाइटल भी अंडरलाइंड है और एम्प्लॉय आईडी भी अंडरलाइंड है, मतलब ये कि ये दोनों मिल के एक प्राइमरी की बना रहे हैं। अब असूलन तौर पे तो जो चीज़ होनी चाहिए ये होनी चाहिए कि जो बाकी जितने रिकॉर्ड्स आपके टेबल में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम इन दोनों को मिलाकर ही सर्च किए जा सकें। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि अगर आपको एम्प्लॉय आईडी गिवन हो, अगर आपके पास एम्प्लॉय आईडी मौजूद हो तो उसकी बेस पर आप एम्प्लॉय का नाम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसका डिपार्टमेंट का नाम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसकी सैलरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, दे आर पार्शली डिपेंडेंट ऑन दिस कंपोजिट की। पार्शली डिपेंड कर रहे हैं ना, मतलब ये फुली डिपेंड तो नहीं करे। फुली डिपेंड का मतलब क्या था, अगर फुली डिपेंड मैं कहता तो फुली डिपेंड का मतलब आपके पास ये था कि जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं इनकी वैल्यू आपके पास तब भी आ सकती थी जिस वक्त आपको इन दोनों एट्रीब्यूट्स का डेटा मालूम होता। ठीक है, तो इस वक्त ये तीनों एट्रीब्यूट्स हैं ये पार्शली डिपेंड कर रहे हैं आपकी, इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं प्राइमरी की के ऊपर। तो हमने बेसिकली पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ये चीज़ है, वही चीज़ है कि आपको देखिए हम नेम है फ़र्ज़ कर लें, कंसिडर कर नेम है, तो नेम हमारे पास एक नॉन की एट्रीब्यूट है, तो नेम की मदद से हम डिपार्टमेंट नेम और उसकी सैलरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों ने ख़त्म करना है। अब अगेन हम इसको वापस चलते हैं, तो ये था 2NF। 2NF में क्या होता है, आपके पास रिलेशन इज सेड टू बी इन 2NF इफ इट डज नॉट हैव एनी पार्शियल डिपेंडेंसी इन इट। ठीक है, एक और पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, वो ये है कि टेबल 2NF में तब होगा कि पहले वो 1NF में होगा। A table is said to be in 2NF if it is already in 1NF and it does not have any partial dependency in it। 2NF में टेबल को लेके आने की शर्त ये है कि टेबल आपका 1NF में होना ज़रूरी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि उस टेबल के अंदर किसी किस्म की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जिस वक्त आप लोग अचीव कर लेंगे देन यू कैन से दैट नाउ आवर टेबल इज इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गया हमारे पास। थर्ड नॉर्मल फॉर्म हम कब कह सकते हैं, मतलब आप कब कह सकते हो कि मेरा टेबल इस वक्त अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल आपका उस वक्त होगा जिस वक्त वो ऑलरेडी 2NF में होगा और उसके अंदर किसी किस्म की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमारे पास क्या चीज़ है कि अगर फर्ज कर लें ये 3 स्टेप आपने कंप्लीट कर लें, बेसिकली फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म है ये रिपीटिशन है प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म्स की, कि आप मजीद फिर सर्च आउट करोगे, लुकअप करोगे क्या मेरे टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स मजीद तो नहीं बच गए, तो मतलब ये जस्ट एक आइट्रेशन स्टेप है। फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में भी आप रिपीट करोगे कि क्या कोई मजीद अनोमलीज अभी बाकी तो नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को आइडिया हो क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली 3 ही स्टेप्स हैं, बेसिकली 3 स्टेप्स, इनको हम लोगों ने बेसिकली इसमें परफॉर्म करके देखना है। ठीक हो गया, तो ये इसमें हमारे पास क्या है कि स्टेप्स एंड नॉर्मलाइजेशन है। तो उम्मीद आप लोगों को इतने तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 3 डिपेंडेंसीज भी आप लोगों को इसके अंदर हमने डिस्कस की हैं, उनकी एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखी हैं, स्टेप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन भी देख लिए हैं। तो अब हम इसको आगे जो चीज़ हम करने जाएंगे, जो हम मज़ीद इसमें देखेंगे वो क्या होगी, वो इसके अंदर हमारे पास इसकी एग्जांपल होगी इन तमाम स्टेप्स की। ठीक हो गया।